हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने विज्ञान एवं पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जो प्री का यूनिट 7 है, इसमें हमने इसमें हमने उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को स्टार्ट किया था। जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा कि उपग्रह यानी सैटेलाइट क्या होते हैं, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं और उपग्रह किस हिसाब से या उनका क्या प्रोसेस है कि वो किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जिसमें हमने देखा था लीनियर वेलोसिटी क्या होती है एंड ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ये दो बल किसी सैटेलाइट पर कार्य कर रहे होते हैं, जिसकी कारण या जिन इन दोनों बलों की उपस्थिति से कोई सैटेलाइट जो कि मानव द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, वह किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है उसकी कक्षा में। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में देखी। तो सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पहला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले जाके वो जो इसका बेस दिखा था हमने पहले उपग्रह वाला, उसको कवर करें। देन आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आएगा। तो चलिए हम आज उसी क्रम में, जहां हमने उपग्रह के बारे में कल पूरा डिटेल में देख लिया था, आज हमें बात करनी है इन उपग्रह को ले जाने वाले प्रक्षेपण यान के बारे में, जिनको हम लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। आज हम बात करेंगे प्रक्षेपण यान के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें देखना है प्रक्षेपण यान तकनीक। ये प्रक्षेपण यान यानी जिससे हम अपने लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपित करते हैं, ये है क्या। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रक्षेपण यान तकनीक की। तो उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए निर्मित रॉकेट यानी रॉकेट डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट। तो प्रक्षेपण यान क्या होते हैं? प्रक्षेपण यान एक प्रकार के रॉकेट होते हैं जिनका कार्य होता है उपग्रह को किसी निश्चित कक्षा में प्रक्षेपित करना। इसीलिए इनको हम प्रक्षेपण यान या रॉकेट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है उपग्रह को नियत कक्षा तक पहुंचाना, यानी जिस भी ग्रह की कक्षा में उस सैटेलाइट को पहुंचाना है, वहां तक उस सैटेलाइट को पहुंचाने या ले जाने का कार्य कौन करते हैं? प्रक्षेपण यान, जिनको हम बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। चलिए, अब पहले हम लॉन्च व्हीकल का एक डायग्राम देखते हैं, देन हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, ये कोई लॉन्च व्हीकल है जो कई चरणों में हो सकते हैं। कोई 3 चरण वाला होता है, 4 चरण वाले होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन से 3 चरण वाले होते हैं, कौन से 4 चरण वाले होते हैं। सबसे पहले आप इस लॉन्च व्हीकल का जो पूरा एक इसका डायग्राम है, इसको देखिए। जैसे इसका ये मुख्य भाग, ये नोज पिन कहलाता है, जहां पर उपस्थित होता है पेलोड। पेलोड क्या होता है? पेलोड सैटेलाइट को ही पेलोड कहा जाता है। तो ये नोज पिन में मौजूद होता है। इसके बाद एक होता है इसमें गाइडेंस सिस्टम। इसमें कुछ मशीन्स होंगी जो इस पूरे जो ये रॉकेट है इसको गाइड कर रहे होंगे, जो कि अर्थ से कनेक्ट में रहते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट रहता है ये। उसके बाद इसमें फ्यूल एक पार्ट होता है, इसमें ऑक्सीडाइजर रहता है। चूंकि फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन मौजूद है नहीं। तो इस वजह से हमें रॉकेट में ही, जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, उसमें ही एक ऑक्सीडाइजर को रख के भेजना पड़ता है। देन इसके इस पार्ट में होता है इंजन, और ये जो इनकी है टेल फिन, जो क्या करती हैं? संतुलन का काम करती हैं रॉकेट के लिए। तो ये पूरा एक रॉकेट का या लॉन्च व्हीकल का क्या रहेगा? डायग्राम। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भारत में लॉन्च व्हीकल कितने टाइप के होते हैं या किस टाइप से इनका डेवलपमेंट हुआ। देखिए दोस्तों, अगर हम लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, पहले आप देखिए इसको। देखिए, जो लॉन्च व्हीकल है, अगर हम इंडिया में लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, तो अभी प्रॉपर हम 3 हिसाब से इन लॉन्च व्हीकल को देखने वाले हैं। एक तो हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मतलब जिनका पहले यूज होता था, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। दूसरा, जो करंटली वर्क हैं, यानी करंटली इन यूज्ड, जिनका भी उपयोग हो रहा है। और तीसरा हम देखेंगे जो भारत द्वारा भविष्य में डेवलप किए जाने हैं। इस आधार पर अगर हम हिस्टोरिक की बात करते हैं, तो इसमें आते हैं एसएलवी और एएसएलवी। एसएलवी अर्थात सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एएसएलवी का मतलब होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। करंट में जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा है हमारा पीएसएलवी। अभी तक का सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो किसी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का है, तो वो हमारे इंडिया द्वारा विकसित पीएसएलवी का है। पीएसएलवी के बाद हम जीएसएलवी की बात करेंगे, जो करंट में यूज रहते हैं। और जीएसएलवी के 3 संस्करण है अभी: MK1, MK2 या 2, और MK3। ये 3 अभी हम यूज कर रहे हैं जीएसएलवी के वर्जन। और इसमें हम देखेंगे भविष्य के, जैसे इसमें हम आरएसएलवी देखेंगे, री यूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पहले आइए हम इसी थ्योरम पे या इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको हम 3 स्टेजेस में देखने वाले हैं। जैसे कि हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, प्रेजेंटली इन सर्विस जो अभी कार्य में उपयोग में है, और अंडर डेवलपिंग यानी जो अभी विकसित होने वाले हैं। इनमें हम बात करते हैं एसएलवी की और एएसएलवी की। अभी बताया मैंने आपको। इसमें हम पीएसएलवी और जीएसएलवी की बात करेंगे, जीएसएलवी, MK3, ये सारी बातें हम देखेंगे। और देन हम बात करेंगे
एसएलवी की, यहाँ पर आरएसएलवी आएगा ये। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएलवी के बारे में कि एसएलवी क्या है। देखिए दोस्तों, एसएलवी का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थात उपग्रह प्रक्षेपण यान। अगर हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वर्तमान में ये है रिटायर्ड, यानी अभी इसका उपयोग में हम इसको उपयोग में यूज नहीं करते हैं। दूसरा, ये भारत का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है, पहला प्रक्षेपण यान है। ये 18 जुलाई 1980 में डेवलप किया था, 18 जुलाई 1980 में। और 18 जुलाई 1980 में इसके डेवलपमेंट के बाद भारत अंतरिक्ष क्लब का छठवां देश बना। छठवां देश यानी कि 5 देश और इन 5 देशों में आता है रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, और चाइना के बाद भारत इस अंतरिक्ष क्लब का छठवां देश बना है। कब? इन 1980, 1980 में, जब हमने एसएलवी का निर्माण किया था। जो एसएलवी था दोस्तों, इसके 4 स्टेज थे, यानी 4 चरणों में ईंधन होता था, और जो ईंधन होता था वो पूरी तरह से सॉलिड फ्यूल होता था, यानी ठोस ईंधन होता था। जो एसएलवी था दोस्तों, यह है एलईओ। अब एलईओ ये एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट एलईओ क्या होता है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो पहले जाके आप पहला वीडियो वॉच करिए। तो ये एलईओ यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जाने का कार्य करता था। इससे पहली बार हमने रोहिणी सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया था। रोहिणी नाम का जो सैटेलाइट है वो हमने एसएलवी अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा था। इसकी जो पेलोड क्षमता थी वो थी 40 किलोग्राम, और जो सॉलिड फ्यूल था इसका नाम है एचटीपीवी। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एचटीपीवी क्या है, तो एक सॉलिड ईंधन है जो कि रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल में यूज किया जाता था। एचटीपीवी का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो देखिए, एक बार हम फिर से देखते हैं एसएलवी के बारे में सारी बातें। एसएलवी का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है दोस्तों। इसको इसका जो डेवलपमेंट है, इसका विकास कब किया गया? वर्ष 1980 में। डेट अगर आपको याद रखनी हो तो 18 जुलाई 1980 इसकी डेट हो जाती है। जब हमने इसका डेवलपमेंट किया तो भारत अंतरिक्ष क्लब का छठवां देश बना। 4 चरणों में इसमें ईंधन होता है, सभी ठोस मतलब चारों ही चरणों में ठोस ईंधन होता है। ठोस ईंधन का नाम है एचटीपीवी, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसका पेलोड जो क्षमता था, कैपेसिटी था, वो 40 केजी था। दूसरा, इसने रोहिणी प्रक्षेपित, जो रोहिणी सैटेलाइट है उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। तो ये हमारा हुआ सैटेलाइट। ध्यान रखना है वर्तमान में ये कैसा है? रिटायर्ड है, यानी उपयोग में नहीं है। चलिए, तो ये हुआ एसएलवी। यहाँ पे हमने एसएलवी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं एएसएलवी की। एएसएलवी का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अब हम एएसएलवी देखते हैं। देखिए, एएसएलवी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, यह 5 स्टेज यानी 5 चरणों वाला एक लॉन्च व्हीकल था। इसकी जो पेलोड पावर, जो क्षमता थी, कैपेसिटी थी, वो थी 150 केजी, यानी 150 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये अंतरिक्ष में ले जा सकता था। दूसरा, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जाने का काम करता था, और वर्तमान में ये रिटायर्ड यानी उपयोग में नहीं। तो तो दोस्तों, ये जो दोनों सैटेलाइट हैं, ये हमने केवल अपने प्रायोगिक तौर पर प्रयोग करने के लिए इनको डेवलप किया था, ताकि हम भविष्य में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकें। तो ये दोनों ही कैसे थे? ये थे, हम कह सकते हैं एक तरह से टेस्ट करने के लिए हमने एसएलवी और एएसएलवी को डिजाइन किया था। तो हमने जो हिस्टोरिक थे हमारे एसएलवी और एएसएलवी, ये कंप्लीट हुए। अब हमें बात करनी है प्रेजेंट जो सर्विस में है, वर्तमान में। जैसे हमने चंद्रयान भेजा अभी, आदित्य एल 1 मिशन भेजा। तो ये जो करंटली हम यूज कर रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब उनकी बात करते हैं हम। तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले पीएसएलवी की। पीएसएलवी, दोस्तों पीएसएलवी क्या है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है। दोस्तों, ये तीसरी पीढ़ी के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी थर्ड जनरेशन का एसएलवी है ये। इसने अपनी पहली उड़ान 20 सितंबर 1993 को सारसी श्रीहरिकोटा से भरी थी। तो इसने पहली उड़ान, आप अगर ये डेट ना याद रख पाओ तो आपको वर्ष जरूर याद रखना है, 1993, 1993 में हमने पीएसएलवी को उपयोग किया था, उपयोग में लाया था। और दोस्तों, यह इसरो का सफलतम प्रक्षेपण यान माना जाता है। इसमें भी 4 स्टेज हैं, 4 चरण हैं। अब इसके जो 4 स्टेज हैं, इनमें अंतर क्या है कि इसका जो पहला और तीसरा चरण है, यानी पहली और थर्ड स्टेज है, इसमें ठोस ईंधन एचटीपीवी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका जो दूसरा और चौथा स्टेज है, इसमें लिक्विड फ्यूल, जिसका नाम है यूडीएमएच, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, या इसी को मोनोमिथाइल हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। और साथ में ऑक्सीडाइजर होता है N2O4। तो इसमें 4 स्टेज होते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके 2 स्टेज में सॉलिड फ्यूल होता है, और अन्य 2 स्टेजेस में इसका जो है लिक्विड फ्यूल होता है। अब पहले इसको आप इस हिसाब से समझिए, मान लीजिए, देखिए, ये हम कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाते हैं इस हिसाब से, और ये कोई हमारा एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो देखिए, ये तो इसकी नोज पिन हो जाएगी, जहाँ पे पेलोड होगा। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें 4 चरण होते हैं, तो 1, 2,
तो 1 2 3 4 4 चरण है ये। अब ध्यान रखना, जो मैं बताऊं आपसे कि पहला चरण, तो पहला चरण का मतलब ये नहीं है। पहले चरण से तात्पर्य क्या है? जस्ट यहाँ पर पहले चरण से तात्पर्य है दोस्तों, पहले चरण का मतलब है ये है फर्स्ट स्टेज, ये है पहला चरण, ये है दूसरा चरण, ये है तीसरा चरण और ये है चौथा चरण। ये 4 स्टेज होते हैं। अब जो पीएसएलवी है, इसके पहले और तीसरे, इन दोनों स्टेज में होता है सॉलिड एच टी पी वी ईंधन फ्यूल। लेकिन जो इसका दूसरा और चौथा स्टेज है, इसमें होता है यूडीएमएच। यानी ये कैसा है? ये एक लिक्विड फ्यूल है, यानी तरल ईंधन है, और ये कैसा है? सॉलिड फ्यूल है, ठोस ईंधन है। बस ये बात याद रखनी है। तो पीएसएलवी 4 चरण में है। 4 चरण में इसके पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन, और दूसरे और चौथे चरण में द्रव ईंधन, जिसका नाम है यूडीएमएच। शॉर्ट में फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। चलिए, अब देखिए, हमने देखा कि इसमें 4 चरण हैं। और दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर सैटेलाइट में सक्सेस रेट किसी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की है, तो वो पीएसएलवी की है। तो मैक्सिमम सक्सेस रेट इन दी वर्ल्ड किसकी? पीएसएलवी की। तो पीएसएलवी एक बार फिर से देखिए, इसका फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, थर्ड जनरेशन का एसएलवी है। पहली उड़ान इसने अपनी 20 सितंबर 1993 1993 को भरी थी। इसरो का सफलतम प्रक्षेपण यान है। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहली और तीसरी स्टेज में सॉलिड फ्यूल होता है, जबकि दूसरी और चौथी स्टेज में लिक्विड फ्यूल होता है। लिक्विड फ्यूल का नाम याद रखेंगे, यूडीएमएच, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। इसी प्रकार से इसका और अन्य नाम है मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। जबकि एचटीपीबी का नाम क्या है? एचटीपीबी का फुल फॉर्म जो ठोस ईंधन है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो ये आपको सारे पॉइंट्स जो पीएसएलवी के बाद, अब यहाँ पे आती है पीएसएलवी की पेलोड क्षमता के बारे में। दोस्तों, इसकी पेलोड क्षमता 2 भागों में डिवाइड है। कैसे? देखिए, अगर हम इसके पेलोड क्षमता की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, हाँ, पहले आपको ये देखना है कि पीएसएलवी है, ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं पीएसएलवी के, ये समझिए। पीएसएलवी जी, जी का मतलब होता है जेनेरिक यहाँ पे। पीएसएलवी सीए, सीए का मतलब होता है कोर अलोन। और पीएसएलवी एक्सएल यानी एक्स्ट्रा लार्ज। तो पीएसएलवी में ये 3 टाइप के पीएसएलवी भी वर्तमान में हम यूज करते हैं। तो पीएसएल में भी पीएसएलवी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। दूसरा, अगर हम इसके पेलोड, यानी जो उसमें यहाँ से उपग्रह ले जाने की जो क्षमता है वो कितनी है, तो 1750 किलोग्राम ये ले जा सकता है एसएसपीओ। एसएसपीओ का मतलब है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। जो हमारी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है, उसमें 1750 किलोग्राम लेके जा सकता है। जबकि यही सैटेलाइट 1425 किलोग्राम को जीईओ या जीटीओ ऑर्बिट में ले जा सकता है। जीटीओ या जीईओ का मतलब क्या होता है? जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर ऑन एन एवरेज इसकी पेलोड पावर आपसे पूछी जाएगी, तो आप बता सकते हो 1750 kg। अब देख रहे हैं कहाँ वो 40 किलोग्राम और 150 किलोग्राम लेके जा रहे थे, पीएसएलवी और एएसएलवी। ये एएसएलवी है और ये पीएसएलवी है। सॉरी, ये है एसएलवी और ये एएसएलवी, और ये क्या है? पीएसएलवी। तो पीएसएलवी में जो पेलोड क्षमता ले जाने की है, कैपेसिटी, वो बड़ी है। 1750 किलोग्राम तक ये लेके जा सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फुल फॉर्म लेके हैं कि एसएसपीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। और इसी प्रकार से जीओ का अर्थ क्या है? जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे देखना आपको, अभी तक जो हमारा पीएसएलवी है, उसके द्वारा कार्टोसैट सीरीज के जितने सैटेलाइट हैं, रिसोर्स सेट जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट हैं, इनको पीएसएलवी के द्वारा भेजा गया है। चंद्रयान, मंगलयान, ये सारे जो हमारे सैटेलाइट मिशन थे, ये किसके द्वारा भेजे गए हैं? अभी तक पीएसएलवी के द्वारा। ठीक है, बाकी हम ये सैटेलाइट अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें हम और इनको डिटेल से देखेंगे कि कितने टाइप के सैटेलाइट होते हैं, और ये चंद्रयान की खास बात क्या है, आदित्य एल 1 मिशन है, इसकी क्या खास बात है, सारी। तो हमने ये करंटली यूज में पीएसएलवी देख ली। अब हम बात करते हैं जीएसएलवी की। जीएसएलवी अर्थात जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान इसको कहा जाता है। जीएसएलवी का ये फुल फॉर्म रहा। दोस्तों, 1993 के बाद जीएसएलवी का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो हुआ है वर्ष 2001 में। तो जीएसएलवी कब विकसित हुए? 2001। ये जीएसएलवी है, इनमें थर्ड स्टेज, 3 चरणों वाला ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। स्टेज 1 में इसमें पीएलवी के समान पाया जाता है सॉलिड, यानी एचटीपीवी। और इसमें 4 स्ट्रेप ऑन मोटर लगे हुए होते हैं। आगे हम बताएंगे आपको स्ट्रेप ऑन मोटर क्या होते हैं ये। दूसरा, इसका जो स्टेज 2 होता है, इसमें विकास इंजन बोले तो यूडीएमएच, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन। ये जो लिक्विड ईंधन होता है, जो लिक्विड फ्यूल होता है, द्रव ईंधन होता है, वो इसके स्टेज 2 में भरा हुआ होता है। और जो इसका स्टेज 3 यानी तीसरा चरण होता है, इसमें होता है क्रायोजेनिक ईंधन। क्रायोजेनिक ईंधन पाया जाता है, जो इसमें फ्यूल किया जाता है स्टेज 3 में। क्रायोजेनिक का मतलब है अति शीत, मतलब बहुत ठंडा टेम्परेचर के आधार पे।
आगे हम इन क्रायोजेनिक ईंधन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये हमारा हुआ जीएसएलवी। अब जीएसएलवी में ध्यान रखना और दोस्तों, जो क्रायोजेनिक फ्यूल है, इसमें आपको खास बात क्या याद रखनी है कि जो फ्यूल है, ये LH2LOX इसमें ऑक्सीडाइजर होते हैं, अर्थात लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड हाइड्रोजन का टेम्परेचर जो होता है माइनस के 253 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर होता है माइनस के 183 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से ये क्रायोजेनिक तकनीक पर काम करने वाला जीएसएलवी यानी हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये क्रायोजेनिक तकनीक पर काम करता है। और इसकी पेलोड क्षमता भी बढ़ेगी दोस्तों, इसलिए इसमें स्टेप ऑन मोटर जो कि है इसके चारों ओर लगे रहते हैं। 4 स्टेप ऑन मोटर लगाए जाते हैं विकास इंजन के साथ में, और विकास इंजन एक प्रकार से लिक्विड फ्यूल है जो कि जीएसएलवी में फिल किया जाता है। आगे देखेंगे हम जीएसएलवी ये हमारा, आप इस बार इसको देख लीजिए। ये इसका जो फर्स्ट स्टेज है, सॉरी ये थर्ड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में वही सॉलिड, सेकंड स्टेज में लिक्विड यू डीएमएच और नाइट्रोजन जो N2O4 रहेगा साथ में। दूसरा, इसमें 4 स्टेप ऑन मोटर लगे होते हैं स्टेज 1 में। दूसरा, जो इसका थर्ड स्टेज होता है, इसमें क्रायोजेनिक ईंधन, क्रायोजेनिक फ्यूल। तो क्रायोजेनिक पद्धति पर आधारित है ये हमारा जीएसएलवी। और दोस्तों, इसके दो संस्करण हैं अभी तक। एक तो जीएसएलवी MK2 और जीएसएलवी MK3। जीएसएलवी MK2 थोड़ा पुराना है, जबकि जो जीएसएलवी MK3 है, ये भी इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसको मास्टर रॉकेट का नाम दिया है। तो आपसे पूछा जाए मास्टर रॉकेट किस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को कहा जाता है, तो जीएसएलवी मार्क 3 को मास्टर रॉकेट के नाम से जाना जाता है। इसकी पेलोड पावर देख लीजिए, ये लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है 8000 किलोग्राम वेट, वहीं जीटीओ ऑर्बिट में ले जा सकता है 4000 किलोग्राम का वेट। ये हुआ आपका जीएसएलवी। तो करंटली इन यूज्ड में हमने पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी के दोनों ही संस्करण MK2 MK3 की चर्चा की। अब दोस्तों हमें बात करना है आरएसएलवी। हालांकि ये डेवलपिंग फेज में है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ऐसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिनका हम पुनः उपयोग कर सकें। अभी हम जो सैटेलाइट जो सैटेलाइट को जिन हम प्रक्षेपण यान के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो अंतरिक्ष में जाकर वहीं पर खराब हो जाते हैं, ये वापस लौट के नहीं आते हैं। तो अब भारत इस तकनीक पर कार्य कर रहा है कि हम जो अपना सैटेलाइट भेजेंगे जिस यान से, वह यान दोबारा वापस आ पाए, ताकि उसका अन्य या कईयों बार हम उपयोग कर सकें। तो अभी तो ये डेवलपिंग फेज में है, ज्यादा कुछ जानकारी नहीं। हाँ, इसको हम कुछ डायग्रामेटिक रूप में आरएसएलवी को समझ लेते हैं। देखिए, देखिए दोस्तों, ये है हमारे आरएलवी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब इन पर, ये भी डेवलपिंग फेज में है, इन पे अभी काम चल रहा है। हमें बात याद रखनी है कि इनका कैसे यूज किया जाता है, थोड़ा इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई लॉन्च व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है, इसको हम भेजेंगे। पहला चरण होगा इसका प्रक्षेपण करना, यानी एक निश्चित कक्षा में पहुंचेगा और वहां पर जाके ये सैटेलाइट को क्या कर देगा, प्रक्षेपित कर देगा, यानी निश्चित कक्षा में छोड़ देगा। और छोड़ने के बाद पुनः ये वापस आ जाएगा। तो ये दो फेज में काम करेगा, एक प्रक्षेपण चरण और दूसरा वापसी चरण। वापसी चरण में ये आएगा, इसकी लैंडिंग होगी। लैंडिंग दो जगह होगी, या तो वाटर में, या हम इसको मतलब अपनी पृथ्वी पर। तो इसकी पृथ्वी पर लैंडिंग हुई, इनको बोला जाता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो ये इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। अगर आप इसको आगे से देख पा तो देखिए, आरएलवी की सबसे पहले हम समझते हैं आवश्यकता क्यों है हमें। एक तो ये कॉस्ट सेविंग होगा हमारे लिए, यानी रॉकेट के निर्माण का खर्च का कुल लागत का मतलब हम कह सकते हैं लगभग 80% से 85% इसकी हमारी बचत हो जाएगी। क्योंकि हम एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, उसमें जो खर्चा आया, और वो जैसे ही अंतरिक्ष में उपग्रह को छोड़ेगा, उसके बाद वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। तो अगला हम फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, तो उसमें जो खर्चा हो रहा है हमारा ये बचेगा। और जो इसको बनाने में जो खर्चा हो रहा था, उस लागत को हम फ्यूल में लगा देंगे। दूसरा, मानव मिशन जो हमारा गगनयान है, स्पेस कैप्सूल को वापस लाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। स्पेस कैप्सूल एक प्रकार का इस टाइप से स्पेस कैप्सूल होता है, जिसमें हमारे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, और ये नीचे। तो इसको ले आने में क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें एक रॉकेट लगा दिया जाएगा, यानी लॉन्च व्हीकल जो है, और वो क्या करेगा, एक निश्चित कक्षा में सैटेलाइट को छोड़ने के बाद इनको वापस लेके आ सकता है। तो आरएलवी की आवश्यकता हमें इसलिए है। अगर हम इसको और एक डायग्राम के रूप में देखना चाहें, तो देखिए ये है आपका आरएलवी। 2010 में इसको अप्रूव मिला है। 2016 में इसका पहला सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। 2024-25 तक अंतरिक्ष मिशन के लिए ये उपलब्ध होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। दो स्टेज का एक प्रक्षेपण यान होता है। इसके प्रथम चरण में, जो कि आरंभिक उड़ान के लिए, यानी ये केवल लेके जाएगा इतना हिस्सा, उसके बाद ये नष्ट हो जाएगा। दूसरा, ये वाला जो हिस्सा है, जो दूसरा चरण होगा, ये वापस आएगा। ठीक है, तो उपग्रह को उसके कक्षा में वापस छोड़कर ये वापस आ जाएगा। देखिए, तो ये इसके कुछ चरण हैं। तो दो चरण में ये काम करता है। प्रथम चरण आरंभिक उड़ान के लिए आवश्यक होगा, और दूसरा चरण उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रविष्ट कराएगा और वापस लेके आएगा। तो ये हमारे आरएलवी, इन्हीं को बोला जाता है टू स्टेज टू ऑर्बिट। टेस्टो बोला जाता है, साइंटिस्ट ने टेस्टो के नाम से जानते हैं। आरएलवी का इस्तेमाल करते हुए किसी उपग्रह को दो चरणों में कक्षा में भेजा जा सकता है, दूसरा चरण पुनः इस्तेमाल हो सकता है। इसी को बोले जाते हैं टेस्टो टेक्नोलॉजी।
चलिए, तो ये हुए हमारे अंडर डेवलपिंग, यानी जो अभी विकास के चरण में है। तो हमने ये बात करी अपने प्रक्षेपण यानों की। तो देखिए, हमने प्रक्षेपण यान अपने कंप्लीट कर लिए। हमने प्रक्षेपण यान में हमको देखना था एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी के दोनों वर्जन और आरएसएलवी, ये हमने सारे इन पे चर्चा किया। सबका हमें ये देखना है, बस इनका फुल फॉर्म, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करोगे, जिससे आप टेलीग्राम में पहुंचोगे, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके स्पेस क्राफ्ट की। स्पेस क्राफ्ट क्या होते हैं? स्पेस क्राफ्ट का मतलब सीधा सा है सैटेलाइट दोस्तों। तो स्पेस क्राफ्ट के मुख्य प्रकार, अगर हम बात करते हैं तो इनको मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, पहला और दूसरा। पहला हम देखते हैं खगोलीय पिंड के आधार पर। खगोलीय पिंड के आधार पर दो प्रकार के स्पेसक्राफ्ट होते हैं। एक ऐसे जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए जिन सैटेलाइट का यूज करते हैं वो पृथ्वी के स्पेसक्राफ्ट कहलाएंगे। और जिन सैटेलाइट का यूज हम अन्य स्पेसक्राफ्ट, मतलब हम कह सकते हैं चंद्रयान है, जैसे ये चंद्रमा का ऑब्जर्व कर रहा है, मंगलयान मंगल को ऑब्जर्व करेगा, आदित्य एल मिशन जो है वो सूर्य की अध्ययन कर रहा है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? अन्य स्पेसक्राफ्ट में आते हैं, जो पृथ्वी के अलावा अन्य खगोलीय पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो पहला देखा हमने किस आधार पे, तो आप बताओगे खगोलीय पिंडों के आधार पर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं वो कितने टाइप के, नहीं जो सैटेलाइट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए, अगर हम उद्देश्य के आधार पर बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से हम इनको मुख्यतः इन चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूसरा भूप्रेक्षण या दूर संवेदन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दूसरे नेविगेशन, और ये हमारे जितने रिसर्च में उपयोग किए जाते हैं। अब इनको आप शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? संचार उपग्रह क्या? टेलीकॉम में, इंटरनेट के लिए, टीवी के लिए, सुदूर शिक्षा के लिए, आपदा प्रबंधन में, हम इन सब में जिन सैटेलाइट का यूज करते हैं वो हमारे संचार उपग्रह कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इनसैट, जीसैट, इनको भी हम देखेंगे आगे भी। इसी प्रकार से जो अर्थ ऑब्जर्व करने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, यानी पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की इमेज प्रस्तुत करते हैं, यानी मौसम पूर्वानुमान में इनका यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल है आईआरएस, कार्टोसैट, रिसोर्स सैट, मेगा ट्रॉपिक। इसी प्रकार से नौवहन यानी नेविगेशन में जो सटीक स्थल एवं दिशा बताने का काम करते हैं वो नौवहन, जैसे कि आईआरएनएसएस। और इसी प्रकार से अनुसंधान, जैसे कि इसमें हमारे आते हैं एस्ट्रोसैट, आदित्य एल मिशन, मंगलयान। इस हिसाब से हमें ये स्पेस क्राफ्टों को जो है पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। फिलहाल अभी प्रीलिम्स की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है हम उसको कवर करेंगे यहाँ पे। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में सबसे पहले आप समझिए। रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। दोस्तों, सुदूर संवेदन का अर्थ क्या होता है? सुदूर संवेदन, इसको समझते हैं पहले। सुदूर संवेदन का सीधा सा तात्पर्य है दूर से, संवेदन मतलब सेंस करना, यानी किसी चीज को स्पर्श किए बिना उसको सेंस कर लेना, उसका संवेदन कर लेना ही सुदूर संवेदन टेक्नोलॉजी कहलाया। तो इसमें लिखा है स्पर्श रहित संवेदन द्वारा पर्यावरण का मापन और अवलोकन करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। मान लीजिए ये कोई प्लेन है, एक प्लेन में हमने कुछ कैमरे वगैरह लगाए जिससे हम अर्थ पर मौजूद कुछ पेड़ों की जानकारी ले सकें। तो ये इतना क्षेत्र कवर कर पाएगा, ये वाला प्लेन इतना क्षेत्र कवर कर पाएगा। तो हम ऐसे किस प्रकार से अर्थ पर जो पर्यावरणीय घटनाएं घटित हो रही हैं, पेड़ों में वृद्धि हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, वनावरण घट रहा है, बढ़ रहा है, इनको हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हमने सैटेलाइट लॉन्च किया। ये सैटेलाइट पृथ्वी का देखिए, ये पूरा इतना हिस्सा इसने कवर कर लिया। तो इस वजह से हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि हम स्पेसक्राफ्ट के रूप में इनका संबोधन करते हैं, इनका यूज हमें हुआ। ये दो प्रकार के होते हैं, एक दूर संवेदन की तकनीकी के आधार पर, और दूसरे होते हैं दूर संवेदन के स्थान के आधार पर। देखिए, इसको हम समझाते हैं आपको, दूर संवेदन के स्थान के आधार पर क्या होगा। सबसे पहले अगर हम दूर संवेदन तकनीक के आधार पर बात करेंगे तो ये होते हैं पैसिव और एक्टिव। और दूर संवेदन के स्थान के आधार पर बात करेंगे तो वायुयान आधारित हो सकते हैं, समुद्र या जलीय स्थान पर हो सकते हैं, या उपग्रह आधारित हो सकते हैं। अब वायुयान, जैसे कि जितने भी आपके ड्रोन प्लेन वगैरह हुए, इनके माध्यम से कार्य कराना, तो ये आ जाएंगे आपके वायुयान। ऐसे ही आपका जो सोनार वगैरह होता है, ठीक है, ऐसे ही आपका राडार होता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये आ जाते हैं स्थान के आधार पर। लेकिन दूसरा जो तकनीकी पर आधारित होता है वो कौन कौन से होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, एक पैसिव, दूसरे एक्टिव। अब ये पैसिव एक्टिव क्या है इसको समझ लेते हैं पहले हम। पैसिव का सीधा सा मतलब है, आपको एक डायग्राम दिखाता हूं मैं। देखिए, ये डायग्राम देखिए आप। मान लीजिए एक सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में मौजूद है, और एक सैटेलाइट है ये सैटेलाइट पृथ्वी पर मौजूद इन वनावरण के बारे में अध्ययन करना चाहता है। लेकिन ये कब काम करेगा? जब ये सूर्य का जो प्रकाश है, जो अवरक्त किरणें हैं, वो आके यहाँ टकराएंगी, जिनसे ये स्थल कैसे होंगे? दीप्त होंगे। दीप्त मतलब प्रकाशमय होंगे। उसके बाद ये प्रकाश इन पर रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद ये जो सैटेलाइट है, ये इसका अध्ययन करेगा, इसकी फुटेज लेगा, और ये फुटेज कहाँ भेज देगा? हमारे इसरो में भेज देगा। ठीक है। दूसरा, इस प्रकार की तकनीक को, इस प्रकार के सैटेलाइट को बोला जाता है पैसिव।
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। लेकिन एक्टिव, इनके द्वारा स्वयं प्रकाश छोड़ा जाता है इस प्रकार से, ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे सतह को और पुनः इसी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे सैटेलाइट, ऐसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहलाते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। हमने देखा कि दूर संवेदन की तकनीकी के आधार पर होते हैं पैसिव और एक्टिव। ठीक है, आइए हम धीरे धीरे इन सब पे एक एक चर्चा कर लेते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का ये रहा डिजाइन। सबसे पहले आप इस उपग्रह को, इसका डिजाइन देख लीजिए। इसमें इस प्रकार से दो पैनल लगे होते हैं जो कि सौर पैनल होते हैं। इनका काम होता है कैमरे का नियंत्रण, नियंत्रण केंद्र से सूचना का आदान प्रदान करवाना। दूसरा, ये जो इसका पूरा पार्ट है ये कहलाता है मेन बॉडी, जो नियंत्रक कंप्यूटर सभी कार्यों का नियंत्रण और भू केंद्र के साथ संपर्क बना के रखता है। फिर इसमें ये वाला पार्ट पूरा होता है सेंसर का। ये क्या करते हैं, विभिन्न तरंगों के प्रति संवेदनशील होते हैं और सूचना एकत्र करने का काम करते हैं। और इसमें इस टाइप से लगे रहते हैं ट्रांसमीटर, जिनका काम होता है अर्थ सिस्टम को सूचना भेजना। तो इस प्रकार से एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्य करता है, जो कि अंतरिक्ष में मौजूद होता है। इसका मैं एक डायग्राम आपको और दिखाता हूँ, देखिए। इस डायग्राम को देखिए आप ध्यान से। ये है हमारी अर्थ और ये लगा है, तो इसमें ये रहे आपके सौर पैनल। ठीक है, ये रहा, आप यहाँ पे देखिए, ये है उसकी मेन बॉडी। दूसरा ये रहे हैं आपके ट्रांसमीटर, और दूसरा ये रहा है सेंसर। तो जो डायग्राम रफली बनाया था वो ये है। इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं ये कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये क्या करते हैं, या तो इसके पास जो स्रोत होते हैं, स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये सूर्य के प्रकाश से, यानी मैंने बताया था अभी आपको पैसिव, या उपग्रह के स्वयं के उपकरण, उसमें सोलर पैनल वो काम करें, यानी कि एक्टिव। तो दोनों ही स्रोतों से ही क्या करेंगे, लक्षित स्थल को दीप्त करेंगे। यानी सूर्य से रिफ्लेक्ट होगा वो स्थान, या इनके स्वयं के जो सौर पैनल रहेंगे उनसे रिफ्लेक्ट होगा वो स्थान। जैसे ही वो दीप्त होगा, तो उपग्रह के जो सेंसर होते हैं इन दीप्त लक्ष्य से क्या करेंगे, आ रही किरणों का अवशोषण कर लेंगे। उसके पश्चात उपग्रह में अवस्थित कंप्यूटर के द्वारा प्रारंभिक डाटा का एनालिसिस किया जाएगा, और ये उपग्रह इसको भू नियंत्रण केंद्र तक भेज देगा, यानी ट्रांसफर कर देगा। ये पूरा एक सिस्टम रहता है। आइए इसको अपन एक डायग्राम के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये एक सैटेलाइट है, जो कहाँ लगा हुआ है, किसी ऑर्बिट में है। और ये मान लीजिए यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए कुछ पेड़ पौधे। ठीक है, दूसरा, मान लीजिए यहाँ पे है एक सन, सूर्य। ठीक है, ये हो गया हमारा सूर्य। और सूर्य से क्या आ रहा होगा, प्रकाश आ रहा होगा इस प्रकार से, इन पे टकरा रहा होगा ये प्रकाश। दूसरा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है मान लीजिए, और इस बिल्डिंग के ऊपर लगा है एक पूरा ऐसे प्रकार से एक एंटीना टाइप का, ये एंटीना लगा है। मान लीजिए इसरो की बिल्डिंग है ये क्या है, इसरो का बिल्डिंग है। अब देखिए, अब सैटेलाइट कैसे काम करेगा। इसके काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये क्या कर सकता है, जो सूर्य है, इस सूर्य से आने वाले प्रकाश इन पेड़ पौधों पर पड़ा, इनसे रिफ्लेक्ट हुआ और इसने सिग्नल प्राप्त किए। सिग्नल प्राप्त करने के बाद इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम होगा पूरा, वो सिस्टम इन आंकड़ों को एकत्रित करेगा और इस डाटा को ट्रांसफर कर देगा इस इसरो के पास। दूसरा, ये कैसे काम कर सकता है, दूसरा ये कार्य ऐसे कर सकता है कि स्वयं से एक प्रकाश उत्सर्जित करेगा जो यहाँ तक आएगा, और फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा, ये फिर से सैटेलाइट तक जाएगा। सैटेलाइट पुनः इस जो आंकड़े रहेंगे उनको एकत्रित करेगा, और फिर ये कहाँ भेज देगा, इसरो के बिल्डिंग पे भेज देगा। और इस प्रकार से हम अपने घरों में लगी हुई टीवी में जो भी आंकड़े हमारे पास आ रहे होंगे वो हमें ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है हमारे, कैसे कार्य करते हैं। हमने ये सारी बातें समझी इस डायग्राम में। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो कार्य कैसे करते हैं। आइए अब हम समझते हैं। ये देख लीजिए, वही सारी बातें हैं, पैसिव एक्टिव अभी मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से आप सोनार को देखेंगे। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। दूसरा, जो राडार होती है, राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। मतलब इस क्षेत्र में कोई भी अन्य वाहन प्रवेश करता है कोई भी, तो उसकी सूचना ये दे देता है। तो ये सब रिमोट सेंसिंग पर कार्य करते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके एग्जांपल है रिमोट सेंसिंग के कुछ, जैसे रिसोर्स सेट 1 2 2A, कार्टो सेट सीरीज जो पूरी है, इसी प्रकार से ओशियन सेट, इन सबको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। मेगाट्रॉपिक, सरल, ये सारे सैटेलाइट कैसे हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो यहाँ पे हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कंप्लीट हुआ फॉर प्रीलिम्स परस्पेक्टिव। अब देखिए,
हम बात कर लेते हैं थोड़ा संचार उपग्रहों की, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। ये कैसे कार्य करते हैं, इनका क्या सिस्टम रहता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। ये एक तो लो अर्थ ऑर्बिट या जियो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये रेडियो तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के साथ संपर्क में रहते हैं। बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनकी जो आवृत्ति होती है 300 गीगाहर्ट्ज से 30 हर्ट्ज तक होती है, इनके माध्यम से ये पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं। मान लीजिए अर्थ पे इनका एक फार्मर यहाँ पे लगा होगा, दूसरा एक संकेतक यहाँ पे लगा होगा। ये अपलिंक और ये डाउनलिंक की तरह कार्य करता है। यहाँ से सिग्नल जाएंगे सैटेलाइट तक और सैटेलाइट उन आंकड़ों को व्यवस्थित कर भेज देगा दूसरे डाउनलिंक के माध्यम से दूसरे सैटेलाइट तक, और ये फिर हमें हमारे घरों में लगी हुई टेलीविजन में वो सारी चीजें दिखाने का कार्य करते हैं। आइए इसको हम और समझते हैं। संचार उपग्रह कैसे काम करते हैं, ये 3 चरणों में काम करते हैं। ये 3 चरण क्या-क्या हैं, इनको देखिए। पहला अपलिंक, सूचना को उपग्रह तक भेजा जाता है अपलिंक के माध्यम से। सिग्नल शक्ति को बढ़ा दिया जाता है उपग्रह के द्वारा, आवृत्ति भी उसकी बदल दी जाती है, और डाउनलिंक के माध्यम से उपग्रह पृथ्वी स्टेशन को सूचना प्रेषित करने का काम डाउनलिंक के माध्यम से होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम भारत में बात करेंगे, तो भारत में कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रारंभ 1983 में हुआ। लेकिन हमारा जो पहला संचार उपग्रह था, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, उसका नाम था एप्पल। यह एक प्रायोगिक उपग्रह था जो 19 जुलाई 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा अन्य जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसमें मेन आते हैं इनसैट, जीसैट। इनसैट की पूरी सीरीज है, इसी प्रकार से जीसैट की सीरीज है। इनसैट के बारे में इनसैट जीसैट एक ही होते हैं, आगे हम इनके फुल फॉर्म भी समझेंगे। इनसैट को हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बाकी इनकी सीरीज हमें ज्यादा नहीं पढ़नी है। जो हमारे मुख्य होंगे हम उनको अभी कवर कर लेते हैं। इनसैट, सबसे पहले तो दोस्तों इनसेट को डेवलपिंग फेज में हम बात करते हैं 1977 की। 1977 में स्टेप नाम का एक प्रोग्राम जो 2 वर्षीय प्रोग्राम था, इसको चलाया गया। इसी प्रोग्राम के दौरान हमने एप्पल को हमने लॉन्च कर दिया था। इसके द्वारा निर्णय किया गया एक सैटेलाइट, जो स्टेप है इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों इसके द्वारा ही इनसेट सिस्टम बनाने का जो है कार्य संपादित किया गया। इनसेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ये भूस्तर कक्षा में मौजूद होते हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संचार उपग्रहों का सबसे बड़ा तंत्र अगर किसी का है तो वो इनसैट का है। पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर सबसे बड़ा उपग्रहों का अगर कोई तंत्र है तो वो है इनसैट का। अगर इनसैट की हम बात करते हैं मुख्यतः, तो देखिए इनसैट का पहला सफल परीक्षण, पहला जो सफल उपग्रह था किस श्रृंखला का, इनसैट सीरीज का, वह है इनसैट 1B, जो कि 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा फिर कई सीरीज चली। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इनसैट 4F की। इनसैट 4F को ही जीसैट 7 के नाम से जाना जाता है, जो कि 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी के जो इनसेट हैं, इनका उद्देश्य था डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम, वीपीटी यानी वीडियो पिक्चर ट्रांसमिशन हेतु सेवाएं उपलब्ध कराना। उसके बाद जीसैट 7 है जो वो जीसैट 7 को ही रुकमणी सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, जो 30 अगस्त 2013 को प्रक्षेपित किया था समुद्री क्षेत्र में मजबूती हेतु। तो इस प्रकार से हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं इनको कवर किया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अलावा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होते हैं, हमने इन बातों पर चर्चा की। उसके बाद हमने कुछ डायग्रामेटिक रूप में देखा कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पैसिव एक्टिव क्या होते हैं। इसके अलावा साउंड यानी कि जो सोनार होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, किस पद्धति पर कार्य करता है। तो देखिए सोनार इस तरह से सिग्नल को भेजता है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। तो ये रडार है हमारा। रडार के अलावा ये हमारे अपलिंक डाउनलिंक के आधार पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो काम करते हैं। जैसे हमने बताया यहाँ से सिग्नल भेजा जाएगा, ये सिग्नल को मॉडिफाई करेगा और फिर सिग्नल को भेज देगा। इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। संचार उपग्रहों के अगर हम उपयोग की बात करेंगे तो देखिए आपका जो कॉल हो गया है ना, लोकल कॉल हो गई, एसटीडी आईएसडी कॉल हो गई, ये सैटेलाइट इस तरह से काम करते हैं। दूसरा, हाँ कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। अगर हम टेलीमेडिसिन की बात करते हैं तो सुदूर इलाकों के अस्पतालों को अच्छे अस्पतालों से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से जोड़ना क्या कहलाता है, टेलीमेडिसिन। सुदूर इलाकों में जटिल चिकित्सा संभव हो पाई है इसके माध्यम से। सुदूर राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में जनजातीय जिलों में ये चीज लागू है। ठीक है, भारत में प्रारंभ, इसको आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। इसके बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। नेक्स्ट, टेली एजुकेशन होता है 2004 में। एजुसेट, एजुकेशन सैटेलाइट, शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित एक उपग्रह है। इसकी मुख्यतः 5 सेवाएं देता है। वन वे टीवी ब्रॉडकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, MOOC इसका मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है इसके माध्यम से। इसके अलावा चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम अब नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको ये सारी PDF प्राप्त होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।